आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत कौर। अगले 1 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। देश दुनिया की खबरों पर भी नजर आएगी, लेकिन शुरुआत पंजाब की खबर से। पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद और सुनील जाखड़ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों के ही इस्तीफों को पार्टी हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है। लंबे समय से लटके पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के संकेत स्पष्ट हो चुके हैं। लंबी चौड़ी मुलाकातों के बाद आखिर पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान का रास्ता साफ हो चुका है और प्रताप सिंह बाजवा ने अपना इस्तीफा आला कमान को सौंप दिया है। साथ ही नेता विपक्ष सुनील जाखड़ ने भी अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रताप बाजवा जी, उन्होंने, और हमारे जो सीएलपी के लीडर विधायक दल के नेता हैं सुनील जाखड़ जी, दोनों ने रिजाइन किया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। वो उन्होंने इसलिए किया है कि और भी अगर रिशफल करना है पंजाब कांग्रेस में तो कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ बिल्कुल फ्री होने चाहिए। इस दरमियान सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी की बतौर अध्यक्ष अगुवाई पर सवाल खड़े कर चुके कैप्टन ने पिछले दिनों राहुल गांधी की अगुवाई की वकालत करते हुए इसके संकेत भी दे दिए थे। कांग्रेस की 2 विधानसभा चुनाव में लगातार हार के बाद 2013 में बाजवा को पार्टी की कमान सौंपी गई थी, लेकिन पहले से ही गुटबंदी में घिरी कांग्रेस के लिए उस वक्त से ही मुश्किलें खड़ी हो गई थी जब कैप्टन बाजवा के विरोध में आ खड़े हुए थे। 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में बड़े फेरबदल के लिए जमीन तैयार करने के लिए आला कमान को काफी मशक्कत जरूर करनी पड़ी है और राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कैप्टन की पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर तैनाती पक्की है, लेकिन अभी इस फैसले का इंतजार है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद ने जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से खास बातचीत में प्रदेश कांग्रेस के फेरबदल पर प्रतिक्रिया दी और आगामी रोड मैप के बारे में बताया। जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही ने बात की शकील अहमद से। पंजाब कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस में जो फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी, अब इस्तीफा मांग लिया गया है। उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रताप बाजवा जी, उन्होंने, और हमारे जो सीएलपी के लीडर विधायक दल के नेता हैं सुनील जाखड़ जी, दोनों ने रिजाइन किया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। वो उन्होंने इसलिए किया है कि और भी अगर रिशफल करना है पंजाब कांग्रेस में तो कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ बिल्कुल फ्री होने चाहिए। सर, नया फॉर्मूला अब किस तरह से रहेगा? कमान किसको सौंपी जाएगी? कब तक ये अनाउंसमेंट की जा सकती है? देखिए, हमारे पास यंग लीडर्स भी हैं, सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर्स भी हैं। दोनों को मिला के हम पंजाब में एक अच्छी टीम देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का लंबे समय से नाम चल रहा है, क्या उनको प्रधान बनाने का मौका दिया जाएगा? देखिए, 1-2 नाम जो चर्चा में है, उसमें कंसिडरेशन में है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी नाम है। अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। 1 से 2 दिन में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वर्किंग प्रेसिडेंट भी लगाए जा सकते हैं ताकि सभी को मौका दिया जाए। जो ग्रुप है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बट्ठल है, लाल सिंह है, उनको भी कहीं ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, हमारे पास, मैंने कहा कि यंग लीडर्स भी हैं, एक्सपीरियंस लीडर्स भी हैं। दोनों की टीम मिला के हम देना चाहते हैं। प्रताप सिंह बाजवा, अब सुनील जाखड़, इनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? किस तरह से ये अब टीम का नया हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लीडर हैं दोनों हमारी पार्टी के, पंजाब के। दोनों ने पूरी मुस्तैदी से पार्टी की सेवा की है राज्य में, और निश्चित रूप से पार्टी इनकी उपयोगिता को समझती है और हम इनसे और बड़ा ओहदा और बड़ा काम लेंगे। तो पंजाब में जो चर्चाएं लगातार चल रही थी कि कांग्रेस में फेरबदल हो सकता है, अब इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है प्रताप सिंह बाजवा और सुनील जाखड़ का। अब देखना होगा कि 1-2 दिन में कौन से नए चेहरे सामने आते हैं। हालांकि रेस की दौड़ में सबसे आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम सामने आ रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं अकाली दल ने इस पर निशाना साधा है। अकाली दल के सांसद चंदू माजरा ने कहा है कि इससे ये साबित हुआ है कि कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप फेल थी। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਾਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੀ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ।
खडूर साहिब पहुंचे पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर को रैली की चुनौती पर कहा कि उन्होंने किसी को चुनौती नहीं दी थी। सीएम ने कहा कि उनका किसी के साथ विवाद नहीं है और वो सभी को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर बादल के उस चैलेंज को स्वीकार किया है जिसमें उन्होंने कैप्टन को बठिंडा में रैली करने का चैलेंज दिया है, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को कोई चैलेंज नहीं दिया, उनका किसी के साथ कोई विवाद नहीं है और वो सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करते हैं। नहीं जी, मैं तो किसी को चैलेंज नहीं दिंदा। सुखबीर बादल जी ने उन्होंने कहा होना चैलेंज नहीं, इस सारा का सत्कार करते। चैलेंज असीं किहड़े कोई साडी लड़ाई है, साडी किसी नाल लड़ाई नहीं, असीं तो सिर्फ अमन शांति भाईचारक सांझ। जबकि अकाली दल सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक रैली करें, लेकिन भीड़ के लिहाज से हिट और फ्लॉप का फैसला तो जनता ही करेगी। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੀ ਦੁਨੀਆ ਜੱਜ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। बठिंडा में हुई सद्भावना रैली में उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर को बठिंडा में रैली करने की चुनौती दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान आया है। खडूर साहिब से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। अकाली और कांग्रेस के नेताओं को डोप टेस्ट कराने की सलाह देने वाले आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान पर मुख्यमंत्री बादल ने चुटकी ली है। मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि मान पहले अपना डोप टेस्ट करवाकर रिपोर्ट सार्वजनिक करे। पंजाब के आप सांसद भगवंत मान के उस बयान को मुख्यमंत्री ने हंसी में उड़ा दिया, जिसमें उन्होंने अकाली और कांग्रेस के नेताओं को डोप टेस्ट करवाने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि पहले मान साहब अपना डोप टेस्ट करवा कर रिपोर्ट सौंपे। भगवंत मान जी को खुद ही देख लेना चाहिए जी, आपका टेस्ट करा के रिपोर्ट कर। आपको बता दें कि आपने पीएससी की बैठक में पंजाब को लेकर प्रस्ताव पास किया था। आपने आगामी विधानसभा चुनाव में सूबे में नशाखोरी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की बात कही थी। इस पर डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी को सलाह दी थी कि पहले वो अपने सांसद के नशे की आदत को सुधार लें, उसके बाद पंजाब के बारे में सोचें। इसके बाद भगवंत मान ने पलटवार किया था। राजन गोसाई, जी मीडिया, खडूर साहिब। चंडीगढ़ में एसजीपीसी की वर्किंग कमेटी की बैठक में तय हुआ कि जत्थेदारों को नहीं बदला जाएगा। इसके साथ ही एसजीपीसी कर्मचारियों का डीए 8% करने पर फैसला लिया गया है। पंजाब के हालात सुधरने के बाद एसजीपीसी की ये पहली मीटिंग थी, इसीलिए अध्यक्ष अवतार सिंह के चेहरे पर भी तनाव नहीं था। लगातार बेअदबी की घटनाओं के बाद एसजीपीसी दबाव में थी। इस दौरान सबसे बड़ा दबाव था जत्थेदारों को बदलने का, लेकिन लगातार जत्थेदारों के साथ खड़ी एसजीपीसी ने फिर से दोहराया है कि जत्थेदार अपने पद पर बने रहेंगे। I have told you कि ਅਸੀਂ decided, we have decided it in emergent meetings कि they will continue. बेअदबी की बढ़ रही घटनाओं की वजह से एसजीपीसी के कर्मचारी भी कमेटी से नाराज नजर आ रहे थे। एसजीपीसी ने कर्मचारियों का गुस्सा शांत करने के लिए 8% डीए बढ़ा दिया, जिससे एसजीपीसी पर 1 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। वहीं बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए एसजीपीसी ने गांव में बने गुरुद्वारों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए वित्तीय मदद देने की घोषणा भी की है। 8% डीए ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 10000 ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 8% ਬਜਟ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। एसजीपीसी की इस मीटिंग में श्री अनंतपुर साहिब में 250 कमरों की सराय को बढ़ाकर 500 कमरे की करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही लंगर बनाने के लिए संगतों को गुरु घर पहुंचाने के लिए भी एसजीपीसी खास तौर पर बसें खरीदने जा रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी तैयारी में जुटी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक को दी गई है, जिन्हें आम आदमी पार्टी की दिल्ली फतेह का रणनीतिकार माना जाता है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया था कि पंजाब के चुनाव अब उनके निशाने पर हैं और वो 2017 के चुनावों में दिल्ली की जीत का इतिहास फिर से दोहराना चाहते हैं। इसी मकसद से आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने ढांचे को मजबूत करने में लगी है और इसकी जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक को सौंपी गई है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली फतेह में अहम भूमिका निभाई थी। दुर्गेश पंजाब में अप्रैल से काम कर रहे हैं और उनका दावा है कि पंजाब में बूथ स्तर तक आम आदमी पार्टी की टीम तैयार हो चुकी है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ढांचा तैयार हो चुका है और जल्दी ही हम आपको उस ऑर्गेनाइजेशन ढांचे की पूरी डिटेल भी देंगे और एक पूरी मीटिंग करके वो आपको ढांचा भी बता देंगे। पंजाब में पार्टी लीडरशिप भी दुर्गेश को पूरा सहयोग कर रही है और 2017 में जीत का परचम लहराने का दावा कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन ਦਾ इंचार्ज है, सारे देश में ऑर्गेनाइज कर रहा है कि किस तरह असी बूथ लेवल तक कैसे हमारी टीमें जाएंगी। वो काम वो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। बाकी काम हम सब ने आपसे सहयोग लेके पंजाबियों को साथ लेके सभी धर्म का सत्कार करते हुए सभी को नाल लेना है और पंजाब का जो दुखांत है उससे पंजाब को सुरखरू करना है। पंजाब में दुर्गेश पाठक अपनी टीम के साथ पार्टी को मजबूती देने में लगे हैं और अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि वो दिल्ली का जादू एक बार फिर दोहराएंगे। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब रुक करते हैं हरियाणा का। विपक्ष ने हरियाणा सरकार को यू टर्न सरकार करार दिया है। बीते 1 साल के खट्टर सरकार के कार्यकाल को आधार बनाकर विपक्ष ने निशाना साधा तो बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। हरियाणा की खट्टर सरकार जो बीते 1 साल से ऊपर के कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनवाने में जुटी है, पर सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने फैसलों पर यू टर्न ले रही है। विपक्षी दल इनेलो का आरोप है कि चाहे कंप्यूटर टीचर्स का मामला हो या गेस्ट टीचर्स की मांगे हों या फिर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, हर मामले में राज्य सरकार ने यू टर्न लिया है। उनका कहना है कि बीते 1 वर्ष में राज्य सरकार को कई फैसलों से अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। हरियाणा सरकार है बीजेपी सरकार, ये मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी सरकार से इनको नाम बदल के यू टर्न सरकार रख लेना चाहिए, क्योंकि आप गेस्ट टीचर का मुद्दा देख लें, जेबीटी टीचर का मुद्दा देख लें, 134A का मुद्दा देख लें और कुल मिला के जो लैब असिस्टेंट है उनका मुद्दा देख लें। मतलब जो भी इन्होंने डिसीजन लिए, वो डिसीजन लेने के बाद इन्होंने फिर वो अपने निर्णय पलटे। तो ये सरकार कोई ये तो बताओ जो फैसला सिरे चढ़ा पाई हो आप। उधर बीजेपी ने इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और इसी बुखलाहट के कारण ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस प्रकार से ये जो आरोप लगा रहे हो बेबुनियाद आरोप हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। सरकार के बदलते फैसलों को विपक्ष हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इस हथियार की धार कब तक और कहां तक बरकरार रहती है, ये देखना होगा। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। खट्टर सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोक दल ने सरकार पर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया है। इनेलो के मुताबिक सीएम खट्टर का विकास करनाल पर ज्यादा न्यौछावर होता है। हरियाणा की खट्टर सरकार पर विकास में भेदभाव के आरोप लगे हैं। कभी इसी आरोप के सहारे बीजेपी पूर्व हुड्डा सरकार को घेरा करती थी। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए इनेलो ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इनेलो का आरोप है कि अब तक हुई लगभग 900 सरकारी घोषणाओं में से सबसे ज्यादा करनाल के खाते में है, जबकि उन्हें पूरा करने की रफ्तार के मामले में भी करनाल सबसे आगे है। सभी दृष्टिकोण से पंचकुला एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ सिर्फ 9 है, कहीं पर 9 है, कहीं 30 है, कहीं 32 है, कहीं कुछ है। अकेला करनाल ही एक ऐसा जिला है जहाँ लगभग 100 घोषणाएं की गई है। तो जो समान विकास सारे क्षेत्र का, सारे एरिया का या सारे स्टेट का, यह तो केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, सच्चाई से बहुत दूर है। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
हालांकि उसके निशाने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, जो कभी कांग्रेस में रहकर पूर्व हुड्डा सरकार को कोसते थे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये कहते थे, आरोप लगाते हैं। बेहतर तो है कि इसके ऊपर राव इंद्रजीत बोलें, बहुत प्रमुखता से उठाते थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले, फिर समान विकास कर दिया। हरियाणा में समान विकास का जो बात करते थे, जो आरोप लगाते थे, उसमें कोई दम नहीं था, बल्कि इनके मन में भेदभाव की बात है और ये प्रदर्शित करती है जो नई बात सामने आई। हालांकि खट्टर सरकार के मंत्री इनेलो और कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। मुझे तो ये उम्मीद है कि स्टार्ट जब यहाँ इस तरफ से स्टार्ट होते हुए तो नारनौल तक, हमारे वहाँ नांगल चौधरी राजस्थान के आखिरी छोर पर है, वहाँ तक विकास का पहिया चल पड़ा है। तो इस प्रकार से ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं। बीजेपी की माने तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बिना सिर पैर की बातें कर रही है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने की सांसद राजकुमार सैनी की कवायद लगातार जारी है। पिछड़ा वर्ग की दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 नवंबर को रैली होने जा रही है। सैनी का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। सैनी से बात की जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही ने। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सैनी साहब, 28 की रैली है और पूरी तरह से आप तैयारियों में लगे हुए हैं। आज भी आप दिल्ली में मुलाकात ओबीसी समुदाय के लोगों से मिली है, किस तरह से तैयारी है? आज हमारा लोनी बॉर्डर जमुना पार के अंदर, दिल्ली के अंदर प्रोग्राम था। वहां देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक समाज को छोड़ करके 35 बरादरी के लोग एक तरफा इस तानाशाही से हट करके लोग जो है ना अपना इंसाफ पाना चाहते हैं। और लगभग लोनी बॉर्डर के पार से जो मुझे आस लग रही थी कि भी शायद 500-400 आदमी आएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि हम 10,000 लोग सिर्फ और सिर्फ लोनी बॉर्डर से लेकर के आएंगे। कहाँ से लोग आएंगे और कितनी तादाद में आने की शंका है? हरियाणा भर के तो हर हलका से मुझे लगता है कि 1,000 से 2,000 के बीच की संख्या रहने वाली है। और दिल्ली का जो संगम विहार है और इधर लोनी बॉर्डर है, फरीदाबाद, गाजियाबाद और इधर जो सोनीपत का एरिया, वो पूरा का पूरा इनके बयानों से आक्रोशित है कि जो जबरदस्ती करने की जो एक समाज की प्रथा चलती रही है, उसका जवाब देने के लिए लोग रामलीला ग्राउंड में 2 से 3 लाख की बीच में लोगों का आवाज आ रही है। क्या अगर राजनीति की बात की जाए तो कौन कौन सी पार्टियों से लोग आ सकते हैं? किसी को आपने निमंत्रण पत्र अभी तक भेजा है? लगभग जो है ना सभी पार्टियों से मेरे पास फोन आए कि हम आना चाहते हैं, लेकिन मैंने सभी से की बात कही कि अगर आप आते हो तो बैकवर्ड क्लासेस के सिर्फ सदस्य बन के आ सकते हैं। अगर आप राजनीति करने के लिए यहाँ पर हमारी पार्टी को राजनीतिक कटघरे में आप खड़ा करने की नजरिए से यहाँ पर आते हो तो उनको मैंने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया। रैली को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं और राजकुमार सैनी खुद लगे हुए हैं और चेतावनी उन लोगों को दे रहे हैं जिनका कहना है कि ओबीसी समुदाय के जो रिजर्वेशन है उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स की बहाली पर फिर से तलवार लटक सकती है। 54 नवनियुक्त पीजीटी टीचर्स ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रेगुलर भर्ती तक गेस्ट टीचर्स की बहाली पर रोक की मांग की है। हरियाणा में 3,581 गेस्ट टीचर्स की बहाली का मामला फिर से उलझ सकता है। 54 नवनियुक्त पीजीटी टीचर्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें शिक्षकों की रेगुलर भर्ती होने तक गेस्ट टीचर्स की बहाली पर रोक की मांग की गई है। दरअसल इन टीचर्स की दलील है कि सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं, जबकि सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि सभी नवनियुक्त टीचर्स को नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। कोर्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी कि भाई 54 जो रेगुलरली सिलेक्टेड पीजीटी हैं हिंदी के, उनको हम इन गेस्ट टीचरों से पहले अपॉइंटमेंट देंगे, ज्वाइनिंग देंगे। तो उनको तो अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू नहीं किया इन्होंने। और गेस्ट टीचरों को जो टर्मिनेटेड थे, सरप्लस थे, उनके लिए एंगेजमेंट लेटर इन्होंने इशू कर दिए। तो मैंने एप्लीकेशन फाइल की है आर्टिकल 215 कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि भाई इनको कंटेम्प्ट में सजा करो। ये रोज झूठ बोलते हैं कोर्ट के सामने आके सरकार। तो वो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को एप्लीकेशन बहस के लिए आएगी।
नियुक्ति के लिए इंतजार में बैठे पीजीटी टीचर्स को कोर्ट के जरिए राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इससे गेस्ट टीचर्स की मुश्किलें बढ़ना तय है। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब रुक करते हैं हिमाचल का। राम मंदिर के निर्माण पर प्रेम कुमार धूमल के बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी धूमल के बयान का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है। राम मंदिर के निर्माण पर दिए पूर्व सीएम धूमल के बयान पर हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बेवजह विवाद खड़ा कर रखा है। पार्टी पूरी तरह से अपने नेता के बयान के समर्थन में खड़ी नजर आई। केवल मात्र ये विवाद का विषय कुछ लोगों ने जानबूझ के किया हुआ है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि एक चाहे न्यायालय इस पर निर्णय दे या आम सहमति हो और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। जबकि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बयान की निंदा की है। सुखविंदर सुक्खू ने बीजेपी को याद दिलाया कि मामला कोर्ट में लंबित है। भारत में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब फैसला कोर्ट में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फैसला इनको लेना है। अभी तक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जुबानी जंग में फंसे दोनों सियासी दल अब राम मंदिर पर नूरा कुश्ती करते दिखाई दे रहे हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपी जा सकती है प्रदेश कांग्रेस की कमान। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और विधायक दल के नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। आज दूसरे दिन भी सीएम बादल के खडूर साहिब में संगत दर्शन। उपचुनाव पर सीएम की सफाई, कहा पहले से तय था कार्यक्रम, उपचुनाव से नहीं कोई लेना देना। पंजाब के आप सांसद भगवंत मान के बयान पर मुख्यमंत्री बादल की चुटकी। सीएम ने कहा पहले मान साहब अपना डोप टेस्ट करवाकर सौंपे रिपोर्ट। मान ने अकाली और कांग्रेस के नेताओं को डोप टेस्ट कराने की दी थी सलाह। बठिंडा के बाद अब मोगा में 28 नवंबर को अकाली दल की सद्भावना रैली होने जा रही है। रैली का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री तोता सिंह ने कहा कि रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। एसजीपीसी की बैठक में मक्कड़ की दो टूक, बोले नहीं बदले जाएंगे जत्थेदार, हर कोई बुला सकता है सरबत खालसा। बैठक में एसजीपीसी के मुलाजमियों का डीए 8% करने पर भी फैसला हुआ। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा के उस बयान को अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नशा और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। चंदूमाजरा ने कहा कि पंजाब में नशे का रुझान कम हुआ है और पंजाब के लोग नशे के आदी हैं। अकाली सांसद ने यह भी कहा। संगरूर में पाकिस्तान के नकली करेंसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब पुलिस ने जम्मू से लाकर पंजाब में नकली करेंसी सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 49,000 की नकली करेंसी बरामद की है। हरियाणा सरकार के सबका साथ सबका विकास पर विपक्ष ने उठाए सवाल। इनेलो ने सरकार पर लगाया विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप, कांग्रेस ने भी किया। पिछड़ा वर्ग रैली को लेकर सांसद राजकुमार सैनी ने दिल्ली में पिछड़ा वर्ग के लोगों से की मुलाकात। फिर बोले सैनी, पिछड़े वर्ग के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। 28 नवंबर को दिल्ली में होगी रैली। हरियाणा में फिर उलझ सकता है 3,581 गेस्ट टीचर्स की बहाली का मामला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 54 नवनियुक्त पीजीटी टीचर्स ने याचिका दायर कर की मांग। शिक्षकों की रेगुलर भर्ती तक गेस्ट टीचर्स की बहाली पर लगे रोक। यमुनानगर के सरस्वती उद्गम स्थल पर हरियाणा और राजस्थान के पर्यटन मंत्रियों ने दौरा किया और इस दौरान दोनों मंत्रियों ने सरस्वती की पूजा अर्चना की और सरस्वती के काम में तेजी लाने की बात कही। हरियाणा के जाट नेताओं ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनीपत में जाट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मदीरा ने सांसद राजकुमार सैनी के बयानों की निंदा की है और बीजेपी से उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही कहा कि सैनी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए।
हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अब किसानों के साथ मिलकर उगाएगी बीज। सफल रहा प्रोजेक्ट तो किसानों को होगा सीधा फायदा। सीएम वीरभद्र सिंह ने रामपुर दौरे के दौरान 1 दर्जन से अधिक उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने उरुधार रोड का उद्घाटन किया, साथ ही सीनियर स्कूल भवन डंसा और मंदिर सराय भवन डंसा का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने द कोल्ड में न्यू पेयजल योजना का शिलान्यास भी किया। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर हुई वोटिंग। चंबा के भरमौर, पांगी और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में हुआ मतदान। स्पीति में 66, भरमौर में 75 और पांगी में 57% हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी सीएम वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग करेगी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफा मांगने का कोई आधार भी होना चाहिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए 30 आतंकियों को पेशावर में पीओके भेजा। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई का एक सीनियर अधिकारी पीओके में आतंकियों के साथ मिलकर आतंकी घटना को अंजाम देने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में संविधान पर चल रही चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले गुरुवार को शीत सत्र के पहले दिन संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया कि 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द सेक्युलर का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बिल के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। इस बीच सरकार ने 32 में से 30 विपक्षी दलों के समर्थन का दावा करते हुए मौजूदा सत्र में जीएसटी बिल के पास होने की उम्मीद जताई है। दिल्ली में 12 घंटे बाद भी 22.5 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। कैश वैन के गनमैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस उन रास्तों के सीसीटीवी वीडियो भी खंगाल रही है जिन रास्तों से ड्राइवर वैन लेकर गुजरा था। दरअसल गुरुवार की दोपहर अब एक्सिस बैंक की कैश वैन का ड्राइवर प्रदीप शुक्ला ही वैन लेकर फरार हो गया। श्रीलंका में होगा भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच। नवाज शरीफ ने बीसीबी के प्रस्ताव को दी मंजूरी, लेकिन बीसीसीआई कर रही है भारत सरकार से हरी झंडी का इंतजार। कारगिल में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के कैप्टन सौरभ कालिया के परिवार ने सीरीज पर जताई आपत्ति। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया जीत से महज 8 विकेट दूर खड़ी है। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए दूसरी पारी में 310 रन बनाने हैं, जबकि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 32 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। दूसरे दिन कुल 20 विकेट गिरे हैं। शिमला में एजी विभाग के जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 जोन से अलग अलग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में करीब 75 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 12 महिलाएं और 65 से ज्यादा पुरुष हैं। कश्मीरी लड़कियों तीरंदाजी सीखने में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। श्रीनगर के पुलिस कैंप के दौरान स्थानीय लड़कियों में तीरंदाजी को लेकर उत्साह नजर आया। जम्मू कश्मीर पुलिस कैंप में 20 लड़कियों को 15 दिन के तीरंदाजी ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना है। उत्साहित प्रतियोगियों का कहना है कि ऐसे कैंप का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस परंपरागत खेल से जुड़ें। एक बार फिर से जोरदार ठंड की चपेट में हिमाचल प्रदेश। ज्यादा ऊंचाई वाले कई जगहों पर हुआ हिमपात। निचले क्षेत्रों में बारिश और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट। गर्म कपड़े निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग। बारिश से किसानों और बागवानों को दी राहत। और अब एक नजर एंटरटेनमेंट जगत की 10 बड़ी खबरों पर। डायरेक्टर अनुराग बसु का कहना है कि सलमान हमेशा ही एक तरह की फिल्में करते हैं, वही रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स रिस्क लिया करते हैं। अनुराग इन दिनों जग्गा जासूस की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे रणबीर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी मीडिया को दिए इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने कहा है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करते। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म एयरलिफ्ट के ट्रेलर को इंटरनेट पर अब तक 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म की कहानी 1990 में गल्फ वॉर के दौरान कुवैत में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने पर आधारित है। ये फिल्म 22 जनवरी को रिलीज होगी।
सोनाक्षी ने हॉलीवुड फिल्म स्पेक्टर से किसिंग सीन हटाने पर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी से नाराजगी जताई है। पहलाज निहलानी सुर्खियों में है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म से किस सीन हटाने पर और भी फिल्म मेकर उन पर निशाना साध चुके हैं। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म दिलवाले का प्रमोशन करने अपने दोस्त सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में जा सकते हैं। इससे पहले सलमान एक इवेंट के दौरान शाहरुख को दिलवाले के प्रमोशन के लिए इनवाइट कर चुके हैं। एक्टर शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म दिलवाले का फर्स्ट लुक शेयर किया है। ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म दिलवाले के नए रोमांटिक सॉन्ग का है। ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है। 18 दिसंबर को रिलीज हो रही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी का नया पोस्टर आउट हो गया है। इस पोस्टर में फिल्म के लीड स्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण रॉयल लुक में नजर आ रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मशहूर टीवी एक्ट्रेस दयाबेन यानी दिशा वाकानी मुंबई के रहने वाले 38 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। दिशा ने मुंबई में अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी है। एनटीवी चैनल पहली बार छोटे पर्दे के सितारों के लिए एक अवार्ड फंक्शन होस्ट करने जा रहा है। हाल ही में मुंबई में एक प्री अवार्ड पार्टी रखी गई, जिसका हिस्सा कई टीवी के नामी चेहरे बने। फिल्म मेकर प्रकाश झा 2010 में आई फिल्म राजनीति की सीक्वल राजनीति 2 में खुद भी एक्टिंग करते नजर आएंगे। हाल फिलहाल प्रकाश अपनी फिल्म की स्क्रिप्टिंग में बिजी हैं। अब बढ़ते आगे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, पर इस सत्र में सबकी नजरें जीएसटी बिल पर टिकी है। खासकर व्यापारी वर्ग तो इसके जल्द पास होने की आस लगाए बैठा है। सेक्रेटरी जनरल, शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार जीएसटी बिल पास करवाना चाहती है, पर विपक्ष का विरोध इस बिल के लिए अवरोध का काम कर रहा है और व्यापारी वर्ग चाहता है कि जीएसटी बिल पास हो और जल्द लागू हो। शिक्षा को बढ़ावा देने। पंजाब के बड़े औद्योगिक शहर लुधियाना के व्यापारियों का मानना है कि अब जीएसटी बिल पास होने में देरी नहीं होनी चाहिए और जीएसटी बिल पास करवाने के लिए सरकार और विपक्ष को साथ काम करना चाहिए। कल के सेशन में अगर जीएसटी का बिल को प्रस्ताव को पेश किया जाता है तो इसके हम लोग एज बीइंग ए बिजनेसमैन मैं इसको फुल सपोर्ट करता हूं और ओपोजिशन को भी चाहिए कि देश के हित में और व्यापारियों के हित में इसको बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। जीएसटी का प्रस्ताव आ रहा है, मेरे हिसाब से सब पार्टीज को इंक्लूडिंग अपोजिशन और गवर्नमेंट को इसको पास कर देना चाहिए। फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वो अपोजिशन को सब मिलके काम करना चाहिए। जीएसटी लागू होने से बहुत फायदा होगा। मौजूदा हालात में हर राज्य में अलग अलग टैक्स होने के कारण व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का मानना है कि टैक्स ढांचे में समानता आने से उन्हें विभिन्न टैक्सों के चक्रों से निजात मिलेगी और उद्योगों को भी काफी फायदा होगा। जीएसटी आने से इस चीज़ों के सारे में यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, सारी स्टेट्स में एक जैसा टैक्स होगा तो एक स्मूथली बिजनेस चल सकता है। इंडस्ट्री को जीएसटी आने पे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, हरासमेंट बंद होगी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और इंडस्ट्री बहुत रिलीफ। जीएसटी बिल लोकसभा में पास हो चुका है, पर राज्यसभा में ये बिल कब पास होगा या पास होगा भी या नहीं, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। पर इतना साफ है कि जीएसटी बिल पास करवाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। किसानों के लिए अच्छी खबर है। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीज बनाने को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रही है। इसके लिए यूनिवर्सिटी किसानों से हाथ मिलाएगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों को क्या फायदा होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अब किसानों के साथ मिलकर बीज बनाने की तैयारी में है और शुरुआत गेहूं के बीज से की जाएगी।
इसे लेकर यूनिवर्सिटी ने किसानों के साथ टाई अप करने का फैसला लिया है। हम शुरुआत में जो है WH 1105 गेहूं की जो किस्म है वो और WH 1024 इनको लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों किस्में जो है नई आई हैं भी और इनकी जो है मांग भी ज्यादा है। प्रोजेक्ट के तहत खेत में उच्चतम क्वालिटी के बीज उगाए जाएंगे और बाद में इस बीज की स्टोरेज होगी। बीज उगाने के लिए किसानों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़ी बात क्या है कि हम ये चाहते हैं कि फार्मर जो है हरियाणा का, उसको जो सीड मिले वो क्वालिटी सीड मिले। और दूसरी चीज क्या है कि वो फार्मर जो है वो एक नॉर्मल जो एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके मुकाबले में अगर सीड प्रोडक्शन करेगा तो उसको कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि सीड का रेट जो है वो नॉर्मल कमर्शियल रेट से थोड़ा ज्यादा मिलता है। साधारण गेहूं के मूल्य से बीज की कीमत ज्यादा होती है। अगर बीज की क्वालिटी उत्तम होगी तो किसानों को बीज का पैसा भी ज्यादा मिलेगा। सीड जो है मल्टीप्लिकेशन एक रेट होता है कि हम अगर मान लो 1 किलो सीड डालेंगे तो उसके बदले में हमें कितना मिलेगा। तो जैसे 1 एकड़ का सीड जो है 40 किलो डाला तो ये तकरीबन 50 गुना सीड हम प्रोड्यूस मिल जाता है हमें। तो जो 1 एकड़ से हम जो है 2000 एकड़ ना 50 जो है फील्ड का खेत का जो है वो हम 2000 एकड़ आ जाएगा हमारे पास, तो वो उसको हम उस हिसाब से लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रेट जो है फसल का। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट कारगर साबित होता है तो किसानों को तो इससे खासा फायदा होगा ही, साथ ही सरकार की भी आधी टेंशन कम हो जाएगी। ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर जोरदार ठंड की चपेट में है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले कई स्थानों पर ताजा हिमपात और निचले कुछ क्षेत्रों में वर्षा और बूंदाबांदी और बादल छाए रहने से तापमान में जोरदार गिरावट आई है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा है। इसके चलते इन दोनों ही जिलों में लोगों को जोरदार ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रोहतांग दर्रे पर भी हिमपात की खबर है। वहीं लंबे अंतराल के बाद कांगड़ा घाटी में गुरुवार को वर्षा और धौलाधार पर हुई बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। गिरते तापमान ने लोगों को आज सर्दी का एहसास करवा दिया। लोग गर्म कपड़े निकालने के लिए मजबूर हो गए। समूची कांगड़ा घाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है और धौलाधार श्रृंखलाओं पर हिमपात हो रहा है। वर्षा के साथ तेज हवाओं ने सारी घाटी को ठंड की चपेट में ले लिया है। पर्यटकों को भी सर्दी ने अपने होटलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। काफी समय से सूखे की स्थिति के बाद हुई बारिश ने किसानों और बागवानों को भी राहत दी है। इसके अलावा राजधानी शिमला में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार यानी आज भी लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि शिमला, सोलन और सिरमौर समेत कई मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक नजर डालते हैं 4 नगरों के तापमान पर। आपको आज का गुड मॉर्निंग विद जी कैसा लगा हमें जरूर लेकर भेजिए। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@gmedia.sf.com। इसी के साथ ही आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं zpunjab.com पर। आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं @gpunjab #ZPHS पर। गुड मॉर्निंग विद जी में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दे, धन्यवाद।